देखिएगा आज हम कक्षा 7 का पाठ नंबर 2 जिसका नाम है प्राणियों में पोषण उसको पढ़ाने जा रहे हैं। इससे पहले हमने पाठ नंबर 1 को पढ़ लिया था जो कि 2 पार्टों में पढ़ा था। तो दूसरा पार्ट था उसमें हमने क्वेश्चन आंसर भी कराए थे। अब देखिएगा दूसरा जो पार्ट है जिसका नाम है प्राणियों में पोषण। अब देखिएगा आपने अध्याय 1 में पढ़ा कि पादप अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं बना सकते हैं, परंतु प्राणी ऐसा नहीं कर सकते। प्राणी अर्थात जंतु जैसे मनुष्य अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता अर्थात संश्लेषित नहीं कर सकता। प्राणी अपना भोजन प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं। कुछ प्राणी सीधे ही पौधे का भक्षण करते हैं, जबकि कई अन्य उन जंतुओं को अपना आहार बनाते हैं जो पौधे खाते हैं। कुछ जंतु पौधे एवं जंतु दोनों को खाते हैं। याद रखिए कि मानव सहित सभी जीवों को बुद्धि को वृद्धि करने शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। तो हम सभी जानते हैं कि जो सभी सजीव होते हैं उनके वृद्धि के लिए जो भोजन होता है वो अति आवश्यक होता है। खाद्य पदार्थ अति आवश्यक होते हैं क्योंकि खाद्य पदार्थों से ही व्यक्ति ऊर्जा प्राप्त करता है, जंतु ऊर्जा प्राप्त करते हैं और उनसे ही वो अपनी ऊर्जा को अनेक कार्यों में काम में लेते हैं। प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता आहार के अंतर्ग्रहण, भोजन ग्रहण करने की विधि और शरीर में उसके उपयोग की विधि सन्निहित या सम्मिलित है। आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं कि खाद्य के अनेक संघटक होते हैं। स्मरण कर उनके नाम लिखिए। स्मरण का मतलब है याद करना है और उनको लिखना है। तो आपको हम सभी जानते हैं कि जो खाद्य भोजन होते हैं उसके अनेक संघटक होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, खनिज लवण है, जल है और खाद्य रेशे हैं, विटामिन है। कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ संघटक जटिल पदार्थ हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है जो ऐसे संघटक हैं जो ये संघटक हैं ये जटिल हैं जो कि हमें भोजन से प्राप्त होते हैं। अनेक जंतु इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे इस रूप में नहीं कर सकते, अर्थात सीधे रूप में जिस तरह से कार्बोहाइड्रेट का उपयोग सीधे रूप में नहीं किया जा सकता। कार्बोहाइड्रेट का अपघटन होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तब जाकर कुछ ऊर्जा एवं ग्लूकोज जो ऊर्जा होती है उसका निर्माण होता है और उस ऊर्जा का उपयोग अनेक हमारे द्वारा किए जाने वाले कार्यों में किया जाता है। उन्हें सरल पदार्थों में बदलना आवश्यक है, जैसे निम्न आरेख द्वारा दिखाया गया है। जटिल खाद्य पदार्थों को सरल पदार्थों में बदलना। तो देखिएगा जटिल पदार्थ हैं ये और सरल पदार्थों में बदलने के लिए ये सभी अलग अलग हो गए हैं। अब देखिएगा ये सरल जो हो रहे हैं, ये जटिल पदार्थ सरल हो रहे हैं, ये हमारे शरीर में पाचन क्रिया द्वारा जो जटिल पदार्थ होते हैं उनको एंजाइमों की सहायता से सरल किया जाता है। अब देखिएगा आगे परिवर्तित होना या टूटना या विखंडन कहलाता है। यानी हम ये कह सकते हैं जटिल पदार्थों का सरल पदार्थ में या जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में बदलना, परिवर्तित होना या टूटना विखंडन कहलाता है। क्या कहलाता है? विखंडन। विखंडन का मतलब यह है कि टूटना, तथा इस प्रक्रम को पाचन कहते हैं। इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? पाचन। तो हमारे लिए पाचन की परिभाषा क्या हो गई? जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में टूटना, परिवर्तित होना या विखंडित होना, यह होने का जो प्रक्रम है वो पाचन कहलाता है। अब देखिएगा खाद्य अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियां। यानी खाद्य अंतर्ग्रहण का मतलब है खाद्य यानी खाद्य पदार्थ, अंतर्ग्रहण का मतलब हो गया अंदर लेने की विभिन्न विधियां। जो सजीव होते हैं वो खाद्य पदार्थों को किस प्रकार से अपने शरीर के अंदर प्रवेश कराते हैं, किस प्रकार से भोजन करते हैं। भोजन के अंतर्ग्रहण की विधि विभिन्न जीवों में भिन्न भिन्न होती है। मधुमक्खी एवं मरमर पक्षी पौधों का मकरंद चूसते हैं और मानव एवं कुछ अन्य जंतुओं से शिशु माँ का दूध पीते हैं। अजगर जैसे सर्प वंश के प्राणी अपने शिकार को समूचा ही निगल जाते हैं। यानी अजगर जैसे जो सर्प होते हैं, वंश के जो प्राणी होते हैं, अपने शिकार को समूचा का मतलब है बिल्कुल बिना चबाए ही निगल जाते हैं। कुछ जलीय प्राणी अपने आसपास पानी में तैरते हुए खाद्य कणों को छानकर उनका
छान कर या बीन कर, छान कर या उनका भक्षण कर जाते हैं। क्रियाकलाप देखिएगा, दिए गए जंतुओं के भोजन के आधार पर एवं पोषण के आधार पर कौन कौन सी विधियाँ हैं, जैसे घेंगा है और आहार की विधि हैं, चींटियाँ हैं, है ना, इस तरह से, और जो मरमर पक्षी हैं, जो मच्छर, तो इस तरह से जो पौधे होते हैं, घेंगा होता है। एक प्रकार से मैं ये कह सकता हूँ उसकी जो आहार की विधि है वह जल से और जो उसके छोटे कण होते हैं, जल में स्थित जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनको प्राप्त करता है। अब देखिएगा आगे इसी तरह से, जैसे आहार की विधि, जैसे छीलना, तो जो घेंगा होता है वह उन्हें जो छोटे कण होते हैं उनको हम ये कह सकते हैं कि उन्हें निगलने का कार्य करता है, घेंगा है जो, इस तरह से। और जो चील है वह किसी भी गंदे पदार्थों को अपनी चोंच की सहायता से चबा करके खाती है। तो इसमें चबा कर काटना, अर्थात वो पहले उसको काटती है चील, मांस को काट करके और उसे उसका भक्षण कर जाती है। और इसी तरह से जैसे मच्छर है वो खून पीते हैं, तो वो चूषण है, एक प्रकार से क्या हो गया, चूषण है। अब देखिएगा आगे, अद्भुत सत्य, स्टार फिश जिसे तारा मछली कहा जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं को आहार बनाती है। यानी ये अद्भुत सत्य का मतलब है, ये एक आश्चर्यजनक बात होती है। कवच खोलने के बाद यह अपने मुख से अपना आमाशय बाहर निकालती है। जो स्टार फिश होती, मछली जो होती है, स्टार मछली जो होती है, यह अपना कवच खोल करके जो आमाशय होता है उसको बाहर निकाल देती है तथा जंतुओं के कोमल भागों को खाती है। आमाशय वापस शरीर में चला जाता है और आहार धीरे धीरे पचता है। प्रेक्षण सारणी 2.1 में देखिए, आप देखेंगे कि सारणी में नीचे दिए गए खाद्य अंतर्ग्रहण की विधियां उन विधियों का विवरण लिखने में सहायक हैं जिनसे जंतु भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं, अर्थात भोजन को अंदर लेते हैं। तो कुछ जीव जो हैं अपने भोजन को अंदर लेते हैं, तो चूस कर लेते हैं, चबा कर लेते हैं, काट कर लेते हैं और सीधा भी निगल जाते हैं। इस तरह से जैसे सर्प है वो अपने भोजन को सीधा निगल जाता है, अर्थात बिना चबाए ही। और जंतु होते हैं वो पहले निगल लेते हैं, उसके बाद चबाते हैं। और जो कौए और ये होते हैं, कौए पक्षी जो ऐसे हैं चोंच वाले, वो काट करके और शरीर के अंदर अपना आहार ले लेते हैं। मनुष्य जो है वो अपना भोजन चबाकर, अर्थात ये विभिन्न विधियां हो सकती हैं। मानव में पाचन, हम अपने मुख द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं, इसे पचाते हैं और फिर इसका अवशोषण करते हैं। आहार का बिना पचा भाग मल के रूप में निष्कासित किया जाता है। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि शरीर के अंदर भोजन का क्या होता है? भोजन एक सतत नली से गुजरता है जो मुख गुहायिका से प्रारंभ होकर गुदा तक जाता है। इस नलिका को विभिन्न भागों में बांट सकते हैं, जैसा कि हम चित्र में आगे देखेंगे। मुख गुहायिका, सबसे पहले जो हमारा पाचन तंत्र का अंग होता है वो मुख गुहायिका है, ग्रास नली है, उसके बाद ग्रसिका है और तीसरा आमाशय है, और क्षुद्रांत जिसको छोटी आंत बोलते हैं, और बृहदांत जिसे बड़ी आंत बोला जाता है, जो मलाशय से जुड़ी होती है। और तथा उसके बाद जो लास्ट है वह है मलद्वार तथा गुदा। क्या यह बहुत लंबा मार्ग नहीं है? ये सभी भाग मिलकर आहार नाल या पाचन नली का निर्माण करते हैं। जैसे जैसे भोजन विभिन्न भागों से गुजरता है उसके विभिन्न घटकों का पाचन भी क्रमिक रूप से होता है। आमाशय की आंतरिक भित्ति, क्षुद्रांत और आहार नाल से संबंधित विभिन्न ग्रंथियां, जैसे कि लार ग्रंथि, जिसमें लाला ग्रंथि लिखी हुई है, इसमें जैसे लाला ग्रंथि या लार ग्रंथि, यकृत ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि पाचक रस स्त्रावित करती है। पाचक रस जटिल पदार्थों को सरल रूप में बदल देते हैं। आहार नाल एवं संबंध ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करती हैं। अब देखिएगा पाचन तंत्र, सबसे पहले जो आ रहा है वो है मुख गुहायिका, अर्थात मुख है जो वो है। उसके बाद मुख से हमारी लार ग्रंथि जो होती है वो हमारे जीभ के नीचे, कान के नीचे एवं जबड़े में 3 जगह पाई जाती है। और उसके बाद ये ग्रसिका है, यह ऐसी नली होती है जो मुख से लेकर आमाशय तक जाती है। यह नली मुख से लेकर आमाशय तक जाती है। यकृत, यह एक ग्रंथि होती है जो कि अपने रस छोटी आंत में डालती
इस यकृत में पित्ताशय होता है जो कि पित्त लवण का निर्माण करता है। आमाशय जो होता है यह जे आकार की संरचना होती है और इसमें सबसे अधिक समय के लिए भोजन ठहरता है। इसमें भोजन लगभग 4 घंटे ठहरता है। इसके बाद अग्नाशय ग्रंथि, यह जो ग्रंथि होती है यह अपना स्राव छोटी आंत में डालती है। अब देखिएगा इसके बाद क्षुद्रांत अर्थात छोटी आंत, बृहदांत जिससे हम बड़ी आंत बोलते हैं, मलाशय एवं गुदा जो कि हमारे द्वारा भोजन से अपशिष्ट पदार्थ को निष्कासन जो होता है इसी के द्वारा होता है। आइए हम जाने कि आहार नाल के विभिन्न भागों में भोजन का क्या होता है। अर्थात अब हमें ये जानना है सबसे पहले जो भोजन आता है वो मुख एवं मुख गुहायिका में आता है। तो इसका होता क्या है, किस तरह से इसका अपघटन होता है। भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है। तो भोजन को अंदर लेने की प्रक्रिया सबसे पहले मुख के द्वारा ही की जाती है, किसी अन्य अंग के द्वारा नहीं की जाती। आहार को शरीर के अंदर लेने की प्रक्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। अंतर्ग्रहण क्या होता है, आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। अब देखिएगा आगे जो बूझो है वो क्या जान रहा है। तो देखिएगा चित्र 2.2 में दिखाई गई अत्यधिक कुंडलित क्षुद्रांत को देखकर आश्चर्यचकित है। वह इसकी लंबाई जानना चाहता है। क्या आप इसका अनुमान लगा सकते हैं। पृष्ठ संख्या 17 में इसकी सन्निकट लंबाई दी गई है। कल्पना कीजिए कि इतनी लंबी संरचना हमारे शरीर में छोटे से हिस्से में किस प्रकार समाई हुई है। तो देखिएगा जो छोटी आंत होती है ना वो लगभग 7 मीटर लंबी होती है और 7 मीटर लंबी का मतलब हम ये कह सकते हैं लगभग 21 या 20 फीट। अब देखिएगा हम दांतों की सहायता से जो मुख होता है उस मुख में भोजन जब सबसे पहले आता है तो हमारे द्वारा मुंह को हिलाया जाता है अर्थात दांतों के द्वारा भोजन को चबाया जाता है। तो देखिएगा हम दांतों की सहायता से भोजन चबाते हैं तथा यांत्रिक विधि द्वारा उसे छोटे छोटे टुकड़ों में पीस डालते हैं। प्रत्येक दांत मसूड़ों के बीच अलग अलग गर्तिका, जो प्रत्येक दांत होता है, जो हमारे दांत होते हैं ना ये मसूड़ों में गर्तिका होते हैं। जैसे मैं आपके लिए बता देता हूँ, ये दांत हैं, इन दांतों में के नीचे जो मसूड़े होते हैं मसूड़ों में ये फंसे हुए होते हैं। तो प्रत्येक दांत मसूड़ों के बीच में अलग अलग गर्तिका में धंसा हुआ होता है। चित्र 2.2 में दिखाया गया है। हमारे दांतों की आकृति भिन्न भिन्न है तथा इनके कार्य भी भिन्न भिन्न होते हैं। इसके अनुसार इनके अलग अलग नाम भी दिए गए हैं। क्रियाकलाप, अपने हाथ धोइए और दर्पण से देखते हुए अपने दांतों की गणना कीजिए। अपनी तर्जनी से दांतों को छूकर महसूस कीजिए आपके मुख में कितने प्रकार के दांत हैं। एक सेब अथवा रोटी का टुकड़ा लेकर उसे काटिए। आप उसे काटने या कर्तन तथा दंशन के लिए किन दांतों का उपयोग करते हैं। कौन से दांत खाद्य पदार्थों को चीरने, भेदने, फोड़ने, फाड़ने के काम आते हैं। इन दांतों को पहचानिए जो चबाने और पीसने के काम आते हैं। प्रेक्षण सारणी 2.2 में देखिए। अब देखिएगा आप जो सारणी है प्रेक्षण 2.2 इसमें आपको लिखने हैं। अब देखिएगा हम दांतों को एक मिरर में देख रहे हैं तो इस तरह के हमारे दांत होते हैं और इन पर आप उंगली लगा रहे हैं। तो अब देखिएगा सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये जो हमारी पीछे की जो होती हैं ये हमारे जो पीछे के 2 दांत होते हैं जो इस तरह से देखो। सबसे पहले दांतों की व्यवस्था, विभिन्न प्रकार के दांत, जो दांतों की व्यवस्था होती है वो किस तरह की होती है और किस तरह से उन्हें माना जाता है। तो देखो पीछे के जो दांत होते हैं ना ये पीछे के 3 दांत और इधर पीछे वाले 3 दांत, इधर की साइड वाले और इधर की साइड वाले, इन दांतों को कहा जाता है चवर्णक, अर्थात चबाने के योग्य वाले जो दांत होते हैं। तो देखिएगा 3 और 3 6 और ऊपर के जाबड़े में भी 3 और 3 6, तो 6 दूनी 12, तो कुल संख्या हो गई चवर्णक दांतों की 12। उसके बाद अग्रचवर्णक 2 दांत इधर हैं जिन पर मेरा कर्सर चल रहा है और 2 दांत इधर हैं, अर्थात 2 दांत ये कैसे होते हैं अग्रचवर्णक, यानी चबाने वाले से आगे वाले, ये चबाने में भोजन को सहायता करते हैं। उसके बाद देखिएगा रदनक, ये जो दांत होते हैं ये 2 होते हैं जिन्हें हम अपनी भाषा में कीला बोलते हैं, जो कि किसी भी
मजबूत वस्तु को फाड़ने के काम आते हैं, और शाकाहारी जंतुओं के ये कम विकसित होते हैं और मांसाहारी जंतुओं के ये अत्यधिक विकसित होते हैं। इसके बाद जो हमारे दांत आते हैं वो आते हैं कृतनक, 1 2 3 और 4 अर्थात 4। कृतनक संख्या में 4 और 4 8 होते हैं। कृतनक जो होते हैं वो संख्या में 4 होते हैं। इस तरह से अब देखिएगा आप आगे जो हमारे जो दांत हैं, इस तरह से आपने इनके क्रम को जाना। 3 चवर्णक, 3 इधर चवर्णक और 2 इधर अग्रचवर्णक और 2 इधर अग्रचवर्णक। उसके बाद एक रदनक, अर्थात एक जबड़े में रदनकों की संख्या 2 होती है और टोटल 4 होती है। और कृतनक जो दांत होते हैं वो हमारे संख्या में 8 होते हैं और एक जबड़े में 4 होते हैं। अब देखिएगा आगे हमारे मुख में लार ग्रंथि या लाला ग्रंथि होती है, जो लाला रस लार स्त्रावित करती है। आपको देखो ये जो लाला लिख रहा है ये लार भी है, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। लार स्त्रावित करती है। क्या आप जानते हैं कि लार रस का भोजन पर क्या प्रभाव पड़ता है? आइए इसका पता लगाएं। तो देखिएगा कृतनक और दंशनक वाले दांत, कृतनक जो आगे, हाँ जी, निचले जबड़े में 4, ऊपरी जबड़े में 4, टोटल 8। चीरने फाड़ने 2, निचले ऊपर वाले 2, टोटल 4। चबाने एवं पीसने वाले दांत तो पीछे वाले हैं, हम ये कह सकते हैं अग्रचवर्णक और चवर्णक को जोड़ेंगे तो 12, यानी इधर वाले 3 और 2 5 और इधर 3 5 10 और 10 और टोटल हो गए 20। इस तरह से अब देखिएगा दूध के दांत एवं स्थायी दांत। क्या आपको याद है कि कुछ वर्ष पूर्व आपके दांत गिरने लगे? हमारे दांतों का प्रथम सेट शेष काल में निकलता है। प्रथम सेट का मतलब है जो पहला जो जिसे हम ये कह सकते हैं, जब कोई छोटा बच्चा जन्म लेता है तो उसके एक आध 2 साल बाद, यानी हम ये कह सकते हैं 6 महीने के बाद उसके दांत उगने लग जाते हैं और लगभग 2 साल तक आते हैं। यह लगभग 8 वर्ष की आयु तक ये सभी दांत गिर जाते हैं और जो आते हैं ये 2 साल तक, ये हमारी 8 साल की उम्र से पहले ही गिर जाते हैं। इन्हें दूध के दांत, अर्थात जब हमारी अवस्था दूध पीने की होती है उससे शुरू होते हैं, इन्हें दूध के दांत भी कहते हैं। इन दांतों के स्थान पर दूसरे दांत निकलते हैं जिन्हें स्थायी दांत कहते हैं। सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के स्थायी दांत पूरे जीवन भर बने रहते हैं, तथापि वृद्धावस्था में ये प्राय गिरने लगते हैं। यदि कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो उसके जो दांत हैं वो पूरे जीवन यथावत बने रहते हैं, और यदि वृद्धावस्था में प्राय ये गिरने का मतलब है गिर जाते हैं। आगे देखिएगा अब क्रियाकलाप 2.3, यानी एक क्रियाकलाप दिया हुआ है। 2 परखनली लीजिए जिसमें ए तथा बी चिन्हित कीजिए। परखनली ए में 1 चम्मच उबले हुए चावल डालिए। 1 चम्मच उबले हुए चावल मुख में लेकर 3 से 5 मिनट तक चबाइए और इन्हें दूसरी परखनली बी में लीजिए। इन दोनों परखनली में 3-4 ml जल डालिए। अब दोनों परखनली में आयोडीन की विलयन 2-3 या ड्रॉपर की सहायता से बूंदें डालिए। अब उनका परीक्षण कीजिए। तो देखिएगा हम जानते हैं कि कक्षा 6 में जो हमने पढ़ा था, आयोडीन के द्वारा हम किसका परीक्षण कर रहे थे? स्टार्च या मंड का, अर्थात कार्बोहाइड्रेट का। आप परखनली ए तथा बी में क्या अंतर देखते हैं? परखनली के रंग में परिवर्तन क्यों दिखाई देता है? परिणामों की चर्चा उनके मित्रों एवं अध्यापकों से कीजिए। लार रस चावल के मंड को शर्करा में बदल देता है। जीभ अब अगला जो मुख का जो अगला अंग है वह है जीभ। तो देखिएगा हमारी जो लार होती है उस लार में एक रस होता है, और जो रस होता है यह चावल के मंड को किस में बदल देता है? शर्करा में। और यही कारण होता है कि कुछ देर चबाने के बाद जो भोजन होता है, कुछ देर चबाने के बाद हमें मीठा लगता है, क्योंकि जो मंड होता है वह चबाने के बाद शर्करा में बदल जाता है, और जो शर्करा पदार्थ होता है वह मिठास देता है। या तो रोटी का टुकड़ा हो या चावल हो, उसे चबाने के बाद वह हमें मीठा महसूस होता है। जीभ, अगला जो अंग है वह है जीभ है। जीभ एक मांसपेशीय अंग है जो पीछे की ओर मुख गुहाई के अधर तल से जुड़ी होती है। जहाँ ये जुड़ी होती है उसे लिंगुअल फ्रेनुलम भी कहा जाता है।
तो मुख गुहा के अधर तल से जुड़ी होती है। इसका अग्रभाग स्वतंत्र रूप से, इसका अग्रभाग स्वतंत्र होता है। यह किसी भी दिशा में मुड़ सकता है। क्या आपको जीव के कार्य ज्ञात हैं? क्या आपको ये पता है कि जो जीव है वो क्या क्या कार्य करती है? तो देखिएगा, जीव जो कार्य करती है, हम बोलने के लिए जीव का उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त यह भोजन में लार को मिलाने का कार्य करती है। अब देखिएगा, मिठाई एवं दंतक्षय। जो मिठाई हम खाते हैं, मिठाई खाने के कारण हमारे जो दांत होते हैं, आपने सुना होगा हमारे माता पिता कहते हैं कि ज़्यादा मीठा मत खाओ क्योंकि आपके दांत गिर जाएंगे। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हम मीठा खाते हैं तो मीठा खाने से मीठा जो होता है वह हमारे दांतों के अंदर फंस जाता है और फंसने से उसमें सूक्ष्म जीव उसका अपघटन कर देते हैं। और अपघटन करने से, सूक्ष्म जीव जब अपघटन कर देते हैं तो उससे कुछ वो अम्ल बनाते हैं। और अम्ल जब बनता है तो अम्ल बनने से हमारे जो दांत होते हैं वो कैल्शियम से बनते हैं। और कैल्शियम से बनने के कारण जो कैल्शियम एक प्रकार की धातु है और वो अम्ल के साथ क्रिया करके उसका क्षय हो जाता है। सामान्यतः हमारे मुख में जीवाणु पाए जाते हैं परंतु हमें कोई हानि नहीं होती। फिर भी खाने के तत्पश्चात यदि हम दांत एवं मुख साफ ढंग से साफ ना करें तो मुख में अनेक हानिकारक जीवाणु वास करके वृद्धि करने लगते हैं। ये जीवाणु दांतों के बीच में फंसे भोजन को शर्करा का विघटन कर अम्ल निमोचित या अम्ल का निर्माण करते हैं। जब करते हैं, यह जानने के लिए कि अम्ल क्या है अध्याय 5 में हम पढ़ेंगे। यानी अध्याय 5 में हम ये जानेंगे कि अम्ल क्या होते हैं। यह अम्ल धीरे धीरे दांतों को क्षति पहुंचाते हैं। इसे दंतक्षय कहते हैं। यदि समय रहते इसका उपचार न किया जाए तो दांतों में असह्य पीड़ा, जिस पीड़ा को अर्थात इतना दर्द होता है जिसे हम महसूस नहीं कर सकते, अर्थात बहुत तेजी से दर्द, असह्य पीड़ा यानी असहनीय दर्द होने लगता है। अब देखिएगा, तथा चरम अवस्था में टूटकर गिर जाते हैं। चॉकलेट, ठंडे पेय, चॉकलेट जो कि मीठा है, ठंडे पेय जो ठंडे पदार्थ होते हैं उनसे, चीनी युक्त मिठाइयाँ, अन्य पदार्थ दंतक्षय के मुख्य रूप से उत्तरदायी हो सकते हैं। अब देखिएगा दंतक्षय की क्रमिक अवस्थाएं। अतः प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन कम से कम 2 बार ब्रश तथा दातुन करनी चाहिए तथा कुछ भी खाने के तुरंत बाद कुल्ला करना चाहिए और मुख के अंदर गंदी उंगली तथा बिना धुली हुई वस्तुएं नहीं डालनी चाहिए। अब देखिएगा जीभ। हाँ जी, जो जीभ होती है वो 2 कार्य करती है। एक तो बोलने में सहायक है, एक भोजन में लार मिलाने में सहायक है और एक स्वाद को चखने में भी सहायक है। 3 कार्य हैं। को मिलाने का कार्य करती है तथा निगलने में सहायता करती है। जीभ द्वारा हमें स्वाद का पता चलता है। जीभ पर स्वाद कणिकाएं होती हैं जिनकी सहायता से हमें विभिन्न प्रकार के स्वादों का पता चलता है। क्रियाकलाप 2.4 द्वारा हम स्वाद कणिकाओं की स्थिति का पता लगा सकते हैं। तो देखिएगा 2.4 है उसमें स्वाद कणिकाओं को बताया गया है। सारणी जो है उसमें 2.4 में देखिएगा आगे, निम्न पदार्थों को अलग अलग विलयन में डालिए। चीनी का विलयन, नमक का विलयन, नींबू का रस, नीम की पत्ती तथा करेले का रस। अपने किसी करीबी मित्र की आंखों पर पट्टी बांधकर उसकी जीभ बाहर निकालकर सीधी रखने को कहिए। चित्र 2.6 में दिखाए गए जीभ के विभिन्न क्षेत्रों के ऊपर विभिन्न उपरोक्त में से किसी एक विलयन के नमूने की बूंद 1-2 बूंदें रखिए और विलयन रखने के लिए दांत कुरेदने की सीख का उपयोग कर सकते हैं। हम प्रक्रिया को अन्य विलयनों के साथ दोहराइए। प्रत्येक विलयन के लिए पृथक पृथक सीख का उपयोग कीजिए। अब अपने प्रेक्षण रिकॉर्ड करें तथा चित्र 2.6 में दिखाए गए प्रत्येक क्षेत्र में उस स्वाद का नाम लिखिए जिसका संवेदन अनुभव उसके द्वारा किया गया है। अन्य सहपाठियों के साथ यह क्रियाकलाप को दोहराइए। तो कुछ भी नहीं है, आपको मैं बता देता हूँ। देखिएगा जो हमारा आगे का जो भाग है यह इस तरह से मैं कह सकता हूँ, यह हमारा जो भाग होता है यह मीठे का महसूस कराता है। इस तरह से जीभ का प्रत्येक भाग जो होता है वह अलग अलग स्वादों को हमारे लिए पहचानने में सहायक होता है। अब देखिएगा आगे, भोजन नलिका या ग्रसिका।
निगला हुआ ग्रास नली तथा ग्रसिका में आता है। ग्रसिका गले तथा वक्ष से होती हुई ग्रसिका की भित्ति के संकुचन से भोजन होती हुई जाती है। ग्रसिका की भित्ति के संकुचन से भोजन नीचे की ओर सरकता है और वास्तव में संपूर्ण आहार नाल संकुचित होती रहती है तथा यह गति भोजन को नीचे की ओर धकेलती है। कभी कभी हमारा आमाशय खाए हुए भोजन को स्वीकार नहीं करता, फलस्वरूप हमें वमन द्वारा उसे बाहर निकाल दिया जाता है, जिसे हम उल्टी कहते हैं। ऐसी घटना याद कीजिए जब भोजन के बाद आपने वमन किया हो तथा उसके कारण के विषय में सोचिए। आपने अभिभावकों एवं अध्यापकों से इस विषय पर चर्चा कीजिए। यदि आप भोजन कर रहे हैं और भोजन करने के बाद यदि आपने अधिक किसी अन्य चीज़ का ऐसे वस्तु का सेवन कर लिया है, यानी जब कभी कभी क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति जो होता है या जो बालक होता है वह अत्यधिक भोजन का सेवन कर जाता है और अत्यधिक सेवन करने के बाद जो आमाशय होता है वो भर जाता है। भरने के बाद जो आमाशय है वह उस खाए हुए भोजन को स्वीकार नहीं करता है, तो वह वॉमिटिंग अर्थात उल्टी के द्वारा हम उसे बाहर निकाल देते हैं। ये हमारी ग्रसिका है, यह है हमारा आमाशय। जो भोजन चबाया हुआ जो भोजन है इसकी सहायता से आमाशय में आता है। पहली जानना चाहती है कि वमन के समय भोजन विपरीत दिशा में किस प्रकार जाता है। तो भैया किस प्रकार से जाता है, जो हमारे ये ग्रसिका का जो ये नली होती है यह खुल जाती है और खुलने के कारण यह उससे उल्टा आ जाता है। क्यों? क्योंकि जब भोजन को स्वीकार नहीं करता है आमाशय तो उसे उल्टा फेंक देता है। अब देखिएगा आमाशय मोटी भित्ति वाली थैली नुमा संरचनाएं, इस तरह की संरचनाएं मोटी भित्ति वाली, यह चपटा एवं जे आकार की आकृति का होता है तथा आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। यह भोजन अपने पाचन तंत्र में सबसे चौड़ा भाग होता है। और तो नलिकाएं होती हैं और यह चौड़ा भाग होता है। एक ओर ग्रास नली से खाद्य प्राप्त करता है तथा दूसरी ओर क्षुद्रांत में खुलता है, अर्थात अपने भोजन को 4 घंटे यहाँ रख करके उस भोजन को अम्लीय बनाता है, जिससे कि उसमें रहने वाले सूक्ष्म जीवों का क्या हो जाए, नाश हो जाए, अम्ल मिलाता है। अब देखिएगा, और उसके बाद यह अपने भोजन को किसको दे देता है, छोटी आंत को। अब देखिएगा आगे, कभी कभी आप जल्दी खाते हैं, खाते समय बात करते हैं तो आपको खांसी उठती है या हिचकी आती है अथवा घुटन अनुभव होती है। यह खाद्य कणों के श्वास नली में प्रवेश करने के कारण होता है। श्वास नली नासिका से आने वाली वायु को फेफड़ों तक ले जाती है और ग्रसिका के साथ साथ चलती है, परंतु ग्रसनी वायु तथा भोजन मार्ग एक ही होते हैं। जो ग्रसनी होती है यह हमारी एक ही होती है, जिससे कि हम श्वास लेते हैं और मुख से भोजन करते हैं। तो आया होगा समझ में आपका, अर्थात यह साझा मार्ग है, यानी भोजन जाने का भी यही रास्ता है और श्वास जाने का भी यही रास्ता है। फिर भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने के लिए किस प्रकार रोका जाता है, तो भोजन निगलने के समय मासल संरचना जिसे बाल्व का कार्य करती है। जो बाल्व होता है ये एक नली होती है जिससे श्वसन भी जा रहा है और भोजन भी जा रहा है, तो इससे रोकने के लिए एक ढक्कन होता है जिसे अपन बाल्व कहते हैं, जिसे अपनी बड़ी क्लासों में कार्टिलेज का ढक्कन एवं एपिग्लोटस इनके नाम से जाना जाता है, जिसे बाल्व का कार्य करती है, जो श्वास नली को ढक लेता है तथा भोजन को ग्रास नली में भेज देता है। संयोगवश यदि भोजन के कण श्वास नली में प्रवेश कर जाते हैं तो हमें घुटन अनुभव होती है तथा हिचकी आ जाती है या खांसी उठती है। तो आया होगा समझ में आपके कि जो भोजन है और श्वास है उसकी जो नलिका है वो एक है, और जब भोजन आता है तो वह श्वास से आने वाले मार्गों को बंद कर देती है, और जब श्वास आता है तो वह भोजन से आने वाले मार्गों को बंद कर देती है। और यदि हम भोजन करते समय बातें करें तो जो ढक्कन होता है वह यह सुनिश्चित नहीं कर पाता कि ये व्यक्ति भोजन को ग्रास नली से होकर भोजन को लेगा या फिर श्वास नली से श्वास को। इसीलिए हमें फुंदा लगने की एवं हिचकी आने की और घुटन महसूस होने की जो वो होती है वो बढ़ जाती है, संभावना बढ़ जाती है। आमाशय का आंतरिक स्तर
सतह, श्लेष्मक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचन रस स्रावित करता है। श्लेष्मल आमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है। अम्ल उनके ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहाँ तक पहुँच जाते हैं। साथ ही यह माध्यम को अम्लीय बनाता है, जिससे पाचक रसों की क्रिया करने में सहायता मिलती है। पाचक रस जठर रस प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देता है। अब देखिएगा अगला है जो हमारा क्षुद्रांत है। क्षुद्रांत लगभग 7.5 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडलित नली है। यह यकृत तथा अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है। इसके अतिरिक्त इसकी भित्ति से कुछ रस स्रावित होते हैं। यकृत गहरे, देखिएगा जो आगे यकृत गहरे लाल रंग की ग्रंथि होती है जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी तथा अव्यवस्थित होती है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। तो शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है उसका नाम क्या है? यकृत। यह पित्तरस स्रावित करती है जो एक थैली में संग्रहित रहता है, जिसे पित्ताशय कहते हैं। पित्तरस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अग्नाशय हल्के पीले रंग की ग्रंथि है और आमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। चित्र 2.2 में अग्नाशयक रस कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन पर क्रिया करता है तथा इनको उनके सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन अब क्षुद्रांत के निचले भाग में पहुंच जाता है, जहां आंत्र रस पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है। कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे कि ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं। वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल तथा प्रोटीन एमिनो अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। तो कुल मिला के मैं ये कह सकता हूँ कि जो आमाशय से भोजन छोटी आंत में चला जाता है, छोटी आंत में भोजन के अनेक पोषक तत्वों का पाचन होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट को शर्करा में बदल देता है, ग्लूकोज में बदल देता है, प्रोटीन को एमिनो अम्लों में बदल देता है। अब देखिएगा आगे